नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ संभालने की कोशिश करते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, लेकिन सबसे जरूरी चीज अक्सर पीछे छूट जाती है और वो है हमारी सेहत। कहते हैं छोटी आदतें सेहत पर बड़ा असर डालती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में उन आसान हेल्थ टिप्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं? क्या फिट रहने के उपाय सिर्फ किताबों और सोशल मीडिया तक सीमित रह गए हैं, या वाकई हम एक फिट बॉडी और हेल्दी माइंड की ओर बढ़ रहे हैं? आज बेहद अहम इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी टिप्स की, छोटी लेकिन असरदार आदतों की, और इस सवाल की कि आज की हेल्थ टिप क्या वाकई कल की बेहतर सेहत की गारंटी है। तो आइए विशेषज्ञों और आपके विचारों के साथ समझते हैं और शुरुआत करेंगे इस चर्चा की। और चलिए, हमारे साथ खास मेहमान है। सबसे पहले मैं उनसे रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है कमल चौधरी जी, फिटनेस एक्सपर्ट है फिटअप लाइफस्टाइल जिम से। बहुत स्वागत है कमल जी आपका। हमारे साथ अंकुर विजय है, फिटनेस एक्सपर्ट है क्वांटम फिटनेस से। बहुत स्वागत है अंकुर विजय आपका भी। टीना सैनी हमारे साथ है, फीमेल फिटनेस एक्सपर्ट है और प्लैनेट एक्स जिम से ये है और यहाँ पर लोगों को ट्रेन करती है। हमारे साथ अन्य मेहमान की हम बात कर लेते हैं। अभिषेक तिवारी जी है हमारे साथ, ये हैं फिटनेस एक्सपर्ट है पावर फिट जिम से। साथ ही सत्या सैनी जी हमारे साथ हैं, ये भी एक्सपर्ट है फिटनेस एक्सपर्ट एंटी मैटर फिट जिम से। और साथ ही रजत जैन जी भी हमारे साथ हैं, डाइट कंसल्टेंट है, क्योंकि डाइट भी बेहद जरूरी है। और आप समझ ही गए होंगे, देखिए नया साल शुरू होता है, सबसे पहले अगर किसी की बात की जाती है रेजोल्यूशन को लेकर अंकुर, तो यही होता है कि जिम जाएंगे, इस साल पूरी तरह से फिट रहेंगे, योगा करेंगे, डाइट का ख्याल रखेंगे, ये सब प्लानिंग होती है। फिर ठंड भी होती है, आलस भी होता है, और धीरे धीरे एक दो दिन के बाद फिर वापस आप उसी रूटीन में आ जाते हैं। और जब आपकी तबीयत या हेल्थ इश्यूज होते तब आपको लगता है कितना ज़रूरी है। आज के वक्त में जिम में जो लोग पहुंचते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है? सबसे पहले कोई भी जिम ज्वाइन करता है तो उसका एक गोल होता है, चाहे फैट लॉस को लेके हो, चाहे मसल बिल्डिंग को लेके हो, चाहे उसको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना हो, चाहे उसे अपनी इंजरी पे काम करना हो। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि वो क्यों रिजल्ट्स नहीं उनको मिल पाते? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता। अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो श्योर उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहो, और आपका अभी माइंडसेट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अंकुर भी हमारे साथ है। अब जिस तरह से उन्होंने भी जिक्र किया, बहुत सारे लोग आते हैं, सबका अपना अपना एम होता है जिम जाने को लेकर, लेकिन आज के वक्त में और पहले में आप डिफरेंस क्या पाते हैं? देखिए, पहले जब जिम किया जाता था तो गर्ल्स बहुत कम जिम और वेट लिफ्टिंग करती थी। आज की इसमें अगर देखा जाए तो गर्ल्स काफ़ी वेट लिफ्टिंग करने लगी है। उनको अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उनको अवेयर हुई हैं, वो उनको नॉलेज मिली है इस चीज़ की कि मसल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग उनके लिए कितना ज़रूरी है। और अभी सिर्फ जिम बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, बॉडी बिल्ड करने के लिए या एक फिट बॉडी के लिए नहीं, एक फिट लाइफस्टाइल के लिए यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाकर के मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। लोग अपने ऑर्गन्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि जिससे कि उनकी प्रॉपर हेल्थ मिल जाए। इसको लेकर के होता है, ऐसा नहीं है कि अब जिम करने का मतलब है कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है। या जो पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जिमिंग वही लोग करते थे जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है। अब फिटनेस लाइफस्टाइल यानी लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुका है एक जिम। ठीक है, बिल्कुल टीना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे एक कोई व्यक्ति जिम जा रहा है और उसको जो डाइट बताई गई, उसको जो एक्सरसाइजेज बताई गई, वो अपने फ्रेंड सर्किल में भी अपने बहुत क्लोज को भी बता रहा है जो नहीं जा रहा है। right. लेकिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर बात करें, वेट की बात करें, स्टेमिना की बात करें, सब अलग होता है। तो किस तरह से दो लोगों में अलग अलग चीज़ें होती हैं और ये समझना कितना ज़रूरी है? ये समझना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये सबसे पहली चीज़ हमको देखना है मेल है या फीमेल है। सेकंड चीज़ उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर किसी का एक्टिविटी लेवल कितना है। चौथा, उसकी बॉडी में फाइबर्स कैसे हैं, कौन से फाइबर्स पे वी आर वर्किंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चेक करते हैं। अकॉर्डिंग दैट हम उसको वर्कआउट प्लान देते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम उनसे डाइट प्लान देते हैं। इट्स नॉट कि मैंने अगर मेरे फास्ट ट्विच फाइबर्स है और आई एम डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मैं किसी स्लो ट्विच फाइबर वाले को भी वो कार्डियो और वैसी की वैसी एक्टिविटी कराऊँ। तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। और डाइट में भी कैलोरी रिक्वायरमेंट में उनकी जो नीड का लेवल है, जो वर्कआउट के अलावा भी जो हमारी लाइफस्टाइल होती है, 23 आवर्स हम क्या कर रहे हैं, आपकी जॉब कैसी
कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, सारी चीज़ें मैटर करती है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप किसी की भी चीज़ को ऐसे अंधा बन के ना फॉलो करें और स्ट्रिक्टली खुद के लिए अपना पर्सनलाइज डाइट प्लान बनाएं और सब कुछ पर्सनली अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देगा आपको। बिल्कुल। अभिषेक भी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, एक अहम सवाल ये भी कि हम फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट भी है, जाना भी चाहते हैं, लेकिन और जब जिम कोई स्टार्ट करता है तो उसको लगता है कि इतना स्टेमिना हो जाए कि मैं तुरंत ही वेट लिफ्टिंग करने लगूँ। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो कभी जिम नहीं गया हो और वो स्टार्ट कर रहा है तो आप लोग ज़्यादा टाइम देते हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस बताना, इसके बाद फिर जो बेसिक्स है, लेकिन उसको लगता है कम मैं वेट लिफ्टिंग करूँ। और ये कितना वक्त जिम में आपको देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, इसके बाद कंसिस्टेंसी बन सके? बिल्कुल, देखिए जैसे टीना ने भी बताया कि वर्कआउट करना एक बहुत ही इंडिविजुअल मतलब चॉइस होती है और हर जब पर्सन स्टार्ट करता है, कोई भी इंडिविजुअल स्टार्ट करता है तो उसका इंडिविजुअल एक असेसमेंट होता है शुरुआत में कि ठीक है उसका करंट स्टेज ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एंड्योरेंस उसका क्या है, और उसको ध्यान में रखते हुए उसके वर्कआउट प्लान्स और डिजाइन्स तैयार होते हैं। और डेफिनेटली जैसा कि एक दिन में कोई जंग फतह नहीं होती, उसी तरीके से आपका जो भी गोल है उसको लेके हमको एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रखनी होती है और उस प्लानिंग के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप वे में हम कंसिस्टेंटली जब हम आगे बढ़ते हैं तब जाकर वो गोल अचीव होते हैं। तो कंसिस्टेंसी, जैसे कि कमल ने भी बताया, तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसके अंदर है वो टास्क रहता है और हाईली इंडिविजुअलिस्टिक ये चीज़ें होती है। तो हर जो पर्सन स्टार्ट करता है उसको अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई मेडिकल इंजरी है तो अपने डॉक्टर या फिजियो की जो उनको कंसल्टेशन है उसको ध्यान में रखते हुए अपने गोल्स को निर्धारित करना और निर्धारित करने के बाद में उनको राइट टाइमलाइन में अचीव करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से चीज़ होती है। जी बिल्कुल। और सत्या सैनी जी में भी हमारे साथ हैं। सत्या, आपसे ये समझना चाहेंगे कि हम कहते हैं कि जब जिम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में भी होता है, आप कहते हैं 45 मिनट्स, एक सही एक्सरसाइज 45 मिनट की कितनी बेहतर है गलत 2 घंटे के एक्सरसाइज से? और ये कैसे समझना चाहिए कि आप, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है और हर कोई फिटनेस गुरु बना हुआ है, आप बोल देते कि बस ये 3 एक्सरसाइज आप करो, डेली कितना करो, आपकी बेली गायब हो जाएगी, ये ऐसा कर लो, 2 मिनट की 2 एक्सरसाइज अब रोज रूटीन में करोगे तो ऐसा। क्या वाकई में इतना इजी है? और अगर इजी नहीं है तो जिस तेजी के साथ ये बढ़ रहा है कल्चर सोशल मीडिया में, वो कितना नुकसानदायक हो सकता है? इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन से 4th क्वेश्चन तक सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे हमने कमल जी को पूछा था कि लोगों के जिम में गोल किस तरह के होते हैं, तो बेसिकली ये क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर है कि लोगों के 3 तरह के गोल होते हैं कि उनका फंक्शनल गोल है ना, ओकेजनल गोल है कि जनरल गोल है। फंक्शनल का मतलब होता है कि मेरा हाथ जो है वो इतना ऊपर नहीं उठता है क्योंकि बहुत टाइम से मैंने उठा के देखा ही नहीं है, या डॉक्टर ने बोला कि आपको फंक्शनलिटीज इशू है। ओकेजनल गोल है, गोवा जाना है, मेरे घर में शादी है। जनरल गोल है कि मुझे लग रहा है कि यार मैं बहुत अनफिट फील कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग जब आदमी जिम आएगा तो फिर जैसा आपने अभिषेक को पूछा था कि लोग आते ही क्या स्टार्ट करते हैं और क्या करना चाहिए, तो उनके बैलेंस पे, उनकी मोबिलिटी पे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे, है ना, कि मेरा हाथ ऐसा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, मेरे हाथ में डंबल उठा रहा हूँ तो डंबल बैलेंस आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जनरली क्या होता है, जिन लोगों को पता नहीं होता है, पता इन द सेंस कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आप आके खुद से कर दें, इट्स अबाउट योर होल बॉडी, है ना, आपको नॉलेज होना जरूरी है। जनरली लोग क्या करते हैं, खुद से आके करते हैं, दे डोंट नो कि हमको बैलेंस पे काम करना है, हमको मोबिलिटी पे काम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी काम करना है, उनको लगता है पीटी हमको नहीं लेनी चाहिए, हमको कोई बताएगा तो हमसे पैसे ले लेगा, तो वो अपनी मर्जी से करते हैं, तो उससे क्या होता है, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, इंजरी होती है, एंड दैट्स व्हाई वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो ये एक रीजन है कि हमको किस तरह से एक वे आउट प्लान करना चाहिए, इसीलिए एक्सपर्ट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं और इसी तरह के गोल्स लोगों के होते हैं कि जिम में आए और अपना गोल को समझे पहले और उसके हिसाब से चीज़ें प्रोसेस करें। ठीक है। और ये जो सोशल मीडिया वाले जो फिटनेस गुरु हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो ट्रेनर है जो साथ साथ कर रहे हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन कई ऐसे मोस्टली वीडियोस ऐसे आते हैं, घर में 2 एक्सरसाइज ये बस आप कर लो, 3 एक्सरसाइज ये कर लो। कितना ओवरऑल फिटनेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और कैसे हम सिर्फ एक चीज़ करने से फिट हो सकते हैं? जैसे टीना ने बताया ना कि हर पर्सन का अपना एक बॉडी टाइप है और अपना सबका एक स्वॉट एनालिसिस होता है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उनका अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, उसके अकॉर्डिंग सबका इंडिविजुअल डाइट प्लान होगा, इंडिविजुअल उनका कैलोरी कितना बर्न हो रहा है डेली, उनका डेली शेड्यूल कैसा है, जैसे मेरा सिटिंग जॉब है, किसी का डेली वर्किंग जॉब है, तो सबका कंजप्शन कैलोरी का उसके अकॉर्डिंग है, सबका नीड एनर्जी का उसके अकॉर्डिंग है, तो कस्टमाइज होना चाहिए। तो जो रैंडम, देखिए ऐसा नहीं है, एक बेसिक लेवल होता है वो सब पे एप्लीकेबल होता है कि आप 40 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी पे 3 दिन वर्कआउट करिए वीक में, आपको फिटनेस बेनिफिट मिलेंगे, वो सबके लिए है। बट हाँ, अगर आपको कंसिस्टेंट बने रहना और बेहतर रिजल्ट चाहिए, उसमें आपको इंजरीज नहीं चाहिए, उसमें आपको
मोटिवेशन चाहिए तो फिर आपको एक सिस्टम स्ट्रक्चर के साथ जाना पड़ता है, जो कि इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वेरी करते हैं, बिल्कुल। इसको मैं आगे कंटिन्यू अगर करना चाहूँ तो सो बेसिकली सोशल मीडिया के लिए जब आपने पूछा तो हमारी सोसाइटी में ना लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, राइट। तो सोशल मीडिया पे अगर आप ये बताएंगे कि मुझे आप सिर्फ एब्डोमेन की 3 एक्सरसाइज कर लो, आपका बेली फैट गायब हो जाएगा, है ना। आप एक चीज़ समझिए कि आप रोज़ सेंट्रल पार्क जा रहे हैं, आप 10 साल से उन अंकल को देखिए, आंटी को देखिए जो 10 साल से 8 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, वो जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं या फिर इनफैक्ट उससे और ज़्यादा वर्स मतलब उनकी कंडीशन होती जा रही है। बट द मोमेंट आप उनसे बोलेंगे कि आपको 8 नहीं चलना, अब आपको 10 किलोमीटर चलना है, तो हो सकता है वो नेक्स्ट 2 किलोमीटर नहीं चल पाए, क्योंकि बॉडी ने ओवर द टाइम पीरियड अपने आप को उस हिसाब से ट्रेन कर लिया है। अब जब बात सोशल मीडिया की आती है तो वहाँ ये होता है कि यूजुअली जब लोगों को रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है तो उनको जो फिटनेस एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हैं वहाँ पे उनको भी पता है कि हम कोई भी क्विक चीज़ बताएंगे तो हमारे व्यूज़ आएंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से वो कुछ भी बता रहे होते हैं। और जब वो कुछ भी बता रहे होते हैं अल्टीमेटली जो एंड यूज़र है उसको उसके ऊपर हार्म होता ही होता है, बॉडी के ऊपर उसको कोई बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट उसको इंटरनली हार्म होना स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि आप डाइट कंसल्टेंट हैं तो इसलिए मेरा डाइट को लेकर भी एक अहम सवाल आपसे, इवन जो ट्रेनर भी होते हैं जब हम जिम जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये एक्सरसाइज तो है लेकिन 30% इसको आप मानो 70% आपको डाइट से ही तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। डाइट की इंपॉर्टेंस क्या होती है और कैसे समझे? कई बार होता है कि डाइट चार्ट प्रिपेयर होकर मिलता है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, लोगों को लगता है कि यार कैसे फॉलो करें, हफ्ते 10 दिन तो चलता है, वापस वो रूटीन में आ जाते हैं। तो क्या वाकई में जो हमारी रूटीन के अकॉर्डिंग है उसमें हम चेंज करके भी अपनी डाइट को परफेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो ये जो पुराना रूल चलता आ रहा है मैम कि 70% डाइट एंड 30% वर्कआउट, आई वुड से 100% डाइट एंड 100% वर्कआउट। अगर आप दोनों के प्रति कमिटेड हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट जहां बात डाइट की आती है तो यूजुअली लोग 60 मिनट्स, 45 मिनट्स, 90 मिनट जिम में जाके वर्कआउट तो कर लेते हैं, बट डाइट पे इतना कंट्रोल नहीं कर पाते। यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल वर्कआउट करके तुरंत बाहर आपको कचौरी खाते हुए मिल जाएंगे, समोसे खाते हुए मिल जाएंगे, है ना। इनफैक्ट आई वुड से कि मे बी हो सकता है हम में से अभी ये प्रोग्राम खत्म करके वील बी ईटिंग समथिंग एल्स, है ना, समथिंग वैसे कुछ खा रहे होंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आपका डाइट कंट्रोल नहीं है तो आप कितना भी जिम में अच्छी वर्कआउट करके आ जाएं आपको उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आपकी कैलोरीज कंट्रोल में नहीं है तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे आप मसल गेन करेंगे तो भी आपको कैलोरीज का ध्यान रखना है, चाहे आप वेट गेन करेंगे तो भी आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो भी आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। सो न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जब बात डाइट की आती है तो हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चलता है कि किसी भी कंसल्टेंट के पास क्यों जाना है, कि तू कहीं बताओगा 2 रोटी सुबह कम खा लूंगा, 2 शाम की कम खा लूंगा, होगी डाइट। मतलब दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो इन राजस्थान राइट नाउ। तो उससे बेटर है कि अगर हम सिर्फ ये चीज़ करना स्टार्ट कर दें कि हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना है कि मेरे को प्रोटीन इतना खाना है, कार्ब्स इतना खाना है, फैट इतना खाना है। आपकी जो 3 मेजर मील्स होती है विच इज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को ऐसे प्लान कर लें कि जहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं अगर वो स्टार्ट हो जाती है। लेट्स से ब्रेकफास्ट क्या होता है, पराठे खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, आप पराठे खाइए, 2 पराठे की जगह 1 पराठा कर लीजिए, साथ में 50 ग्राम पनीर ऐड कर लीजिए, या जो लोग एग्स कंज्यूम करते हैं वो 2 अंडे ऐड कर लीजिए, हो गया आपका कंप्लीट मील। जब आप लंच कर रहे हैं तो लंच में आप 4 चपाती की जगह उसको 2 पे कट डाउन कर दीजिए, एक योगर्ट का बोल, एक दाल का बोल और एक सोयाबीन का कोई चीज़ ऐड कर लीजिए, हो गया आपका पूरा मील कंप्लीट। सो दिस इज छोटी छोटी चेंजेस करके भी आप अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा सवाल रहेगा कमल आपसे कि देखिए अब डाइट है, एक्सरसाइज है, बट एक बात जो कही जाती है वो वाकई में हकीकत है अमित, कि बिना सप्लीमेंट के आप वेट लॉस कर नहीं सकते या फिट नहीं रह सकते, सप्लीमेंट मस्ट है। क्या वाकई में ऐसा है? देखो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सप्लीमेंट कोई मील रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप अपने फूड से अपना प्रोटीन इंटेक, आप अपना कार्ब्स इंटेक और फैट इंटेक पूरा कर पा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट की नीड नहीं है। सप्लीमेंट की नीड उन लोगों को है जो अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे, क्या पता बहुत ज़्यादा गैप दे पा रहे हैं डाइट में, तो उनको जो बेसिक सप्लीमेंट है जैसे प्रोटीन हो गया वो ऐड कर सकते हैं जिससे उनको रिजल्ट मिले। लेकिन ये हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग में जाते कहते हैं बिना सप्लीमेंट्स के नहीं, ये ऐसा होता है या सिर्फ ये मार्केटिंग है कि सप्लीमेंट्स और प्रोटीन? बॉडी बिल्डिंग जो है वो स्पोर्ट्स में आ गया, और स्पोर्ट्स में सिर्फ लोगों को दिखती है जीत, कि उनको जीतना है। तो जीत के लिए तो आपको
रेस अच्छी लगानी पड़ेगी, तो वहाँ हमें सप्लीमेंट। लेकिन नॉर्मल वे में भी जब कोई क्लाइंट पहुंचा या जिम जा रहा है, अब वो थोड़े दिन तो एक्सरसाइज करके रूटीन में आ रहा है, बट उसके साथ अगर डाइट में तो एक दो सप्लीमेंट्स भी ट्रेनर सजेस्ट करते हैं, वो क्या है? वो मार्केटिंग है या वाकई में वो नीड है क्योंकि आपकी बॉडी की ज़रूरत है और आप उसे फूड से पूरा नहीं कर पा रहे हैं? देखो, अगर आप बिगिनर हो और फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन कर रहे हो, फर्स्ट टाइम वर्कआउट कर रहे हो, तो मेरा सजेशन यही है कि कुछ दिन आप बिना सप्लीमेंट वर्कआउट करो और प्रॉपर बैलेंस डाइट फूड लो, जिसमें अच्छा प्रोटीन इंटेक हो, अच्छा कार्ब्स हो और अच्छा फैट हो। अंकुर, सवाल ये कि वेट लॉस करना है, आप तो ये सोच लेते हो, और कई बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि मुझे कैसे भी करना है, जैसा कि अभी इन्होंने भी कहा कि अब जिनको वो है तो वो तो फिर कुछ भी सप्लीमेंट्स भी लेंगे, वो अगर ऐसे प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो प्रोटीन लिक्विड फॉर्म में या ड्रिंक में वैसे लेंगे। लेकिन आप फिटनेस की बात तो कर रहे हो, क्या हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं, डाइट जो हमारी है या रूटीन में, क्योंकि घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्या उससे भी ट्रेनर सजेस्ट करते हैं? ट्रेनर का एक फिक्स उनका भी शेड्यूल रहता है कि नहीं ये चीज़ें करोगे तभी, और अगर वो नहीं करता तो उसके पास एक्सक्यूज रहेगा कि आपने उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया इसलिए आपका वेट लॉस नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। एक है ना पूरा बैलेंस डाइट होती है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये तीन अपने मेजर कंटेंट होते हैं जो अपने को बॉडी को न्यूट्रिशन, जो बेसिकली न्यूट्रिशन बनाते हैं, ठीक है। वेट लॉस एंड वेट गेन या बॉडी बिल्डिंग या मसल गेनिंग में जो काम में आता है, उसका एक प्रॉपर बैलेंस होता है। हर एक बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, हर एक बॉडी का कंज्यूम, किसी को 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, किसी को 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। उनको फैट भी चाहिए होता है, उनको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, उनका डेली रूटीन किस तरीके का है, उनको एनर्जी चाहिए तो उनको कार्बोहाइड्रेट देना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंड करता है उनका पूरा डेली रूटीन क्या है। एक लेकिन कई बार इसके चक्कर में एक्सट्रीम डाइट में भी आ जाते हैं, वेट लॉस करने का जो क्रैश जुनून डाइट होता कहलाता है, ये क्या नुकसानदायक नहीं है? बिल्कुल 100% नुकसानदायक है। अगर कोई बंदा वेट लॉस करे, वो क्रैश डाइट पे अगर जाता है तो वो गलत है। उसका फिर गोल सिर्फ ये है कि मेरे को वेट लॉस करना है या XYZ उसका कोई इवेंट है, उसके लिए उसको परफॉर्म करना है, तो वो गलत है। लेकिन वो आगे चल के दिक्कत देगा उसको और वापस से उसका वेट गेन होगा उसका। ठीक है। और टीना, क्योंकि हम डाइट को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल एक अलग सी चलते, कीटो हो गया, लो कार्ब्स हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये क्या वाकई में एक अलग टेक्निक है जिसके जरिए वेट लॉस करते हैं, या फिर हाँ, अगर इसको कितना सीरियसली लिया जाए? टेक्निकली देखा जाए तो ये फॉर्म्स ऑफ डाइट है, जिसमें हम लो कार्ब डाइट बोल सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट बोल सकते हैं, कीटो इज हाई फैट डाइट। तो ये बेसिकली अभी कल्चर में आया है, स्पेशली जेन जी के। ट्रेंड है या साइंस है? ट्रेंड भी और साइंस भी है। कैसे ये? साइंस ऐसे है कि हम लोग इस कीटो के, अगर हम बेसिकली कीटो की बात करें तो उसमें हम हाई फैट कंज्यूम करते हैं। उसके अंदर बॉडी के दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स एनर्जी का, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्स हमारा कार्ब्स होता है, तो हम कार्ब्स उसमें बिल्कुल बंद कर देते हैं और बेसिकली पूरा हम लोग फैट डाइट पे आ जाते हैं, और हमारा सोर्स, हम जो एनर्जी का सोर्स है वो फैट से लेते हैं। तो इससे वेट तो जल्दी हमारा जाता है, पर ये जो डिज़ाइन की गई थी बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए की गई थी, और अभी हम लोग भी ये डाइट अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने लग गए, विच इज़ वेरी इनकरेक्ट। हमें हमारी, क्योंकि हम ये कितना टाइम सर्वाइव कर पाएंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद हमें हमारी नेचुरल डाइट पे आना ही पड़ेगा। तो आई विल रिकमेंड टू एवरीबडी कि आप जनरल डाइट लीजिए, जो भी है, आप अपनी हाई लो कार्ब डाइट पे यू कैन वर्क, तो आप लो कार्ब डाइट लीजिए। हर मील के अंदर, जैसे रजत ने बोला, कुछ प्रोटीन का आप अपना ऐड ऑन करेंगे तो भी आपका जो बॉडी है अच्छे से वर्क करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी वर्कआउट की। तो डाइट के फॉर्म है, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, पर हम एज अ एक्सपर्ट आई विल नॉट सजेस्ट एवरीबडी कि ये लॉन्ग टर्म चल सकता है क्या? लॉन्ग टर्म नहीं कर सकता, नोबडी कैन डू, राइट। कुछ लोग कर रहे हैं, पर दैट इज एक्सेप्शन। ठीक है। अभिषेक, अब जैसा कि उन्होंने बताया कि इसको लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, लेकिन अब जैसे कार्ब्स की बताया कि कट करते हैं, कई लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि यार जो वेट बढ़ता है ना, वो रोटी और चावल छोड़ दो, रोटी चावल मत खाओ, सब्जियां ज़्यादा खा लो। अब क्योंकि हम खाने में तो रोटी चावल दाल सब्जी ये रूटीन में होता है, बाकी कभी कभी कुछ अलग लिया, तो ये कहते हैं कि रोटी और चावल तो मैंने बिल्कुल छोड़ रखा है। तो ये वेट लॉस भी होता है, लेकिन ये क्या फ़ायदा करेगा, या ये किसी और वे में ये इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिव फॉर्म में? देखिए, वेट लॉस का एक बहुत बेसिक फंडामेंटल अगर हमको समझना है तो वो है कैलोरी डेफिसिट। मतलब एक अगर हमको कैलकुलेट अगर करना है तो जैसे किसी भी एक पर्सन होता है तो उसका एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, और वो पूरे दिन के अंदर कितनी एक्टिविटी कर रहा है और जो एक्सरसाइज कर रहा है, उन तीनों को जब मिलाते हैं तो उसका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकल के आता है कि पूरे दिन में वो एनर्जी कितना एक्सपेंड कर रहा है। उसको समझने का बहुत सिंपल सा मैथ है कि आप जितना पूरे दिन के अंदर कैलोरी बर्न कर रहे हैं उससे कम आप खाएंगे तो आपका वेट लॉस तो होना शुरू हो जाएगा। बट लेकिन एज ए ह्यूमन जब हम देखते हैं, हेल्दी बॉडी की हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हमारा पर्पस केवल वेट लॉस नहीं है, हमारा पर्पस है कि ठीक है, हम लोग एक
हेल्दी बॉडी के साथ में, एक हेल्दी माइंड के साथ में अपने काम को कर पाए, है ना। तो आपको एक जो बेसिक चीज ध्यान रखनी की किसी भी केस के अंदर आपको अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर जो है उससे कम कैलोरी तो कंज्यूम नहीं करनी है, क्योंकि उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट होंगे ही होंगे। दूसरी चीज जो हमें समझनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट एज ए ह्यूमन सिर्फ वेट लॉस करना नहीं है, हेल्दी लिविंग करना है। तो उसके लिए हमको हमारे पूरी बॉडी को एक प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, जिसके 3 बेसिक कंपोनेंट जैसे इन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आपके होते हैं। इसके अलावा जो बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से मिलते हैं, तो आपको लेने ही होंगे। तो आपको नंबर्स को चेज नहीं करना है, आपको एक हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को चेज करना है। और उसके लिए आपको, ठीक है, कैलोरी डेफिसिट में जाना है तो कैलोरी डेफिसिट में जाइए, बट एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में ना जाएं, बीएमआर से नीचे बिल्कुल भी ना जाएं, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी आपको कुछ भी सजेस्ट करता हो। एंड उसके साथ में बैलेंस डाइट आप करें। अगर लॉन्ग टर्म हेल्थ चाहिए तो इसके लिए ये की फंडामेंटल हमेशा रहेगा और ये बेसिक साइंस है। बिल्कुल, लेकिन सत्य एक अहम बात है, जिम में खुलेआम सप्लीमेंट्स मिलते भी है। एक जिम का सेशन अलग होता है कि भाई आप ट्रेनिंग करें, लेकिन एक पोर्शन ऐसा भी होता है जहाँ पे आप सप्लीमेंट्स और दूसरे प्रोटीन और ये सजेस्ट करते हैं। ये क्या एग्जैक्टली में ये क्या मार्केटिंग है? क्योंकि क्यों हर ट्रेनर बोलता है कि नहीं ये आप लो, इससे आप जल्दी रिकवर। देखिए ये भी फिटनेस इंडस्ट्री भी है और इंडस्ट्री है, प्रॉफिट लॉस सब में होता है। आप लोग ये है कि दोहरे काम कर रहे हैं कि इंसान को फिट भी कर रहे हो और दूसरी तरफ से इनकम का सोर्स भी है। एक जनरल बात है, इस पर कोई बात नहीं करता है। आप जिम में भी जाओगे तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखेंगे, लेकिन कितना जरूरी है आम जन के लिहाज से भी जानना? दोनों प्रोस्पेक्ट से ही है। हाँ। जो यूजर है उसका नीड भी है और जो बेच रहा है उसकी नीड भी है। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल चॉइस है कि ठीक है हमारी जिस तरह की लाइफस्टाइल है। लेकिन कई बार क्या है, सप्लीमेंट्स को हम इसे बहुत नेगेटिव इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स भी जब हमें बॉडी में कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसकी सप्लीमेंट वो रिकमेंड करते हैं कि आप इसको लो, जब तक कि ये लेवल पे नहीं आता है आपको लेना चाहिए। और फिर एक दूसरी बात ये कही जाती है कि एक एज के बाद आपको सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए, अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। ये क्या सही है? एज के बाद या डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है, उसके अलावा भी जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है तो हम जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो रेगुलर डाइट से नहीं फुलफिल कर पाते हैं। तो ऑन ए जेन्युइन नोट हमें जरूरत तो है। और जब आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट आप कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी चाहिए। तो अगर आपकी डाइट फिक्स होगी तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, जिससे आप मोटिवेटेड रह पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट तो है, बट हाँ एक साइड से ये है कि सभी को रिक्वायरमेंट ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मैं रजत का रुख करूँ उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे जरूर लूंगी। आज के वक्त में हम देखें कोविड के बाद से जिम का एक कल्चर भी बड़ा है, लोगों को फिटनेस के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट हुए, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे फिट लोग हैं जिनकी डेथ हुई जिम में से करके आए, या जिम में हो गई, या फिर एस्टेरॉइड्स लिया उसकी वजह से हो गई। अब कुछ भी हो, लेकिन एक दिमाग में बैठ जाते कि यार जिम करके ऐसा हो जाता तो उससे अच्छा घर बैठे जैसे भी ठीक है। ये बड़ी कई मिली जुली ये प्रतिक्रियाएं हैं जो लोगों के माइंड में आती हैं। एस्टेरॉइड्स, इस पर भी खुलकर बात, या इसको लेकर जागरूकता के लिए क्या जिम की तरफ से कुछ होते हैं क्या कि भाई इसे नहीं लेना है? मुझे नहीं लगता कि आप लोग सजेस्ट करते होंगे कि ये ज़रूरी है। सजेस्ट हम लोग नहीं करते हैं। और स्टेरॉइड्स जो है बेसिकली एक रेगुलर ह्यूमन को नहीं चाहिए। जैसा कमल ने बताया था, समबडी इज एथलीट, उनका कोई गोल है, उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, तो जरूर तो से उसका एक फॉर्मूला, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें स्टेरॉइड भी शामिल है, उसमें सप्लीमेंट भी शामिल है। बट रेगुलर जिनको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है या कोई उनका पर्टिकुलर स्पोर्ट्स गोल नहीं है तो उनको स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है। बट इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया है और डिजिटल वर्ल्ड है, लोग देखते हैं और सीखते हैं। जो नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सप्लाई एंड डिमांड का गेम है कि उनके लिए सप्लाई क्रिएट की जाती है, फिर सप्लाई फुलफिल की जाती है। तो इट्स अ होल चक्रा जिसको बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। तो जरूरत नहीं है स्टेरॉइड की और नहीं लेना चाहिए अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है तो। रजत, मेरा सवाल ये रहेगा कि हम फिटनेस को लेकर, डाइट को लेकर बात करते हैं, लेकिन अगर आम व्यक्ति सिर्फ वो फिट रहना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा उसको ये नहीं है कि मैं बॉडी बना लूँ, बहुत एकदम वेट लॉस कर लूँ, बस वो फिट रहना चाहता है कि कम से कम ऐसे फिट रहे, खाना पीना सब ठीक रहे कि मुझे डॉक्टर के चक्कर नहीं काटने पड़े। डाइट में कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको रूटीन में शामिल करनी चाहिए? ठीक है, देखिए डाइट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर किसी भी इंसान को फिट रहना है तो सबसे पहले उसको अपने ब्लड मार्कर्स कराने चाहिए एटलीस्ट साल में एक बार। बेसिक जो ब्लड मार्कर्स होते हैं वो होते हैं आपका लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, आपका डायबिटिक प्रोफाइल, आपका लिवर प्रोफाइल, KFT, विटामिन D3 एंड B12। ये बेसिक प्रोफाइल्स है, ये करा लेना चाहिए। क्योंकि यूजुअली इंसान कोई भी डाइट स्टार्ट करने से पहले, जब उसको अगर पता ही नहीं होता कि हमें
क्या क्या चीज़ की डेफिशिएंसी, अगर वो कुछ भी लेना स्टार्ट कर देगा, नॉट ओनली थ्रू सप्लीमेंट्स, थ्रू नेचुरल फूड ऑल्सो, तो भी उसके नेगेटिव इफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं बेसिक डाइट पे, जो सबको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभिषेक सर ने बोला कि यूजुअली हमारा जो फूड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। मैक्रो को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, ओट्स, उपमा, दलिया, चावल, इडली, उत्पम, डोसा, पोहा, ऑल दी सीरियल्स और ग्रेन्स कम्स इनटू दिस कैटेगरी, जो यूजुअली एक, अगर हम एज अ इंडियन बात करें तो हम सबसे ज़्यादा यही कंज्यूम करते हैं, और जो फूड पिरामिड पुराना चलता आ रहा है वो भी इसी बेसिस पे चलता आ रहा है। फिर सेकेंड आता है आपका प्रोटीन, दूध, दही, छाछ, राजमा, छोला, चना, लोबिया, टोफू, सोया चंक्स, वे प्रोटीन, चिकन, फिश, एग्स कम्स इनटू दिस कैटेगरी। फिर आता है आपका फैट, आलमंड्स, वॉलनट्स, एवोकाडो, पिस्ताचियो, घी, बटर, ऑयल। लास्टली आता है आपका वाटर, विच इज द मोस्ट फॉरगेटेबल न्यूट्रिएंट, हम उसको पीना ही भूल जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स, विच वी मोस्टली गेट फ्रॉम सनलाइट ऑल्सो एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब नॉर्मल इंसान की तरह अगर मैं बात करूं तो उसको चाहिए कंप्लीट मील, यानी संतुलित आहार जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड मील, यानी इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बट अगर हम एक आम आदमी की थाली की अगर बात करेंगे तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो मैंने न्यूट्रिएंट बोले उसमें आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा होता होगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ज़्यादा होता है? क्या ज़्यादा होता है? जैसे आप कोई भी लंच प्लेट को इमेजिन कीजिए कि टिफिन आ रहा है, कोई लंच प्लेट है, क्या ज़्यादा होता है? चपाती या राइस? तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा हो गया तो वो बैलेंस नहीं रहा, तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर नेगेटिव प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। नेगेटिव इन द सेंस कि आप जब बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और इवेंचुअली वही ग्लूकोज बॉडी में जाके एडिपोसाइट्स में कन्वर्ट होता है, विच इज फैट सेल्स। तो बॉडी के अंदर फैट भी वही इंक्रीज कर रहा है जब आप एक्सेस कार्ब्स इंटेक कर रहे हो। तो इसे कट करें या कम करें? यस, अब आते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। अब नई जो गाइडलाइंस आई है, इंडिया के अंदर अभी वो गाइडलाइंस आई नहीं है, यूएसए की अभी 7 दिन पहले, आई थिंक हम सभी अवेयर हैं उस चीज से, 7 दिन पहले एक नई गाइडलाइंस आई है। कार्ब्स के इंटेक को कम किया गया है, पिरामिड को उल्टा कर दिया गया है। कार्ब्स के इंटेक को कम किया गया है, मिल्क प्रोडक्ट्स को मॉडरेट रखने के लिए बोला है, प्रोटीन एंड गुड फैट को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी है। सो हमें कार्ब्स के इंटेक को यहाँ पे भी कम करना पड़ेगा, अगेन जैसे मैंने पहले भी बोला था, और प्रोटीन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे हम सप्लीमेंट्स की भी बात कर रहे थे, तो प्रोटीन में भी लोगों को एक भ्रांति होती है, एक मिसकंसेप्शन होता है कि प्रोटीन का मतलब हमें सिर्फ डब्बे खाना है, यानी इवेंचुअली हम डायरेक्टली नाम बोले वे प्रोटीन की बात की जाती है कि हमें सिर्फ वे प्रोटीन कंज्यूम करना है, तब जाके हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा। वे प्रोटीन या अदर कोई भी सप्लीमेंट अगर आपको एड ऑन करना है रूटीन में भी, तो पहले आप होलसम फूड से पूरा कीजिए। मैंने इतने सारे सोर्सेज बोले, दूध, दही, छाछ, राजमा, छोला, चना, लोबिया, टोफू, सोया चंक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर आप इनसे पूरा कर पा रहे हैं और आपको इनसे कोई एलर्जी नहीं है, कोई गट रिलेटेड इश्यूज नहीं होते हैं, कोई इंटॉलरेंस नहीं है, तो आप इनसे पूरा कीजिए, उसके बाद आप किसी भी सप्लीमेंट पे एड ऑन करिए। चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखिए, फिटनेस मंत्र देने के लिए एक्सपर्ट यहाँ पर है। आपको अभी और कुछ मंत्र चाहिए तो बने रहना होगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिटनेस मंत्र में। ब्रेक में जाने से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे फिटनेस को लेकर, डाइट को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, और जो कुछ मिथ है उस पर भी हम बातचीत कर रहे थे। कई सवाल आपके जहन में भी आ रहे होंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं, उनसे भी इसे लेकर बात करें। सबसे पहले उनसे भी मैं रूबरू करा देती हूँ आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है फिटनेस एक्सपर्ट कविश खीचड़। बहुत स्वागत है कविश आपका। हमारे साथ कुणाल राठी है, ये भी फिटनेस एक्सपर्ट है। कुणाल, आपका भी बहुत स्वागत है। शारिक भी हमारे साथ मौजूद है, फिटनेस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है शारिक, जिससे हम जानेंगे कि फिटनेस को लेकर और क्या कुछ किया जा सकता है, ताकि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं अभी बैठकर घर पर देख रहे हैं, उनका भी माइंड क्लियर हो सके और जो कुछ मिथ है वो आपके दिमाग से हट जाए। क्योंकि गलती नहीं करनी है, हमें सही तरह से एक्सरसाइज करनी है, सही तरह से डाइट लेनी है। दीपेंद्र सैनी भी हमारे साथ है, फिटनेस एक्सपर्ट है। दीपेंद्र, बहुत स्वागत है। और सत्या सैनी और रजत जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिन पर हम चर्चा भी कर रहे थे। और चलिए शुरुआत करते हैं। दीपेंद्र सैनी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ। जिम जाने के बाद, और जिम पर इसलिए हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि योगा अलग अलग क्लासेस भी होती है, डाइट को लेकर भी लोग बातचीत करते हैं, और डाइट के लिए भी रजत से हम सवाल ले रहे हैं। लेकिन आप लोग ज्यादातर जिम से हैं, और हर किसी का जब फिटनेस को लेकर ख्याल आता है तो उसको जिम नजर आता है कि अब मैं जिम जाऊंगा रोज, और रोज टाइम दूंगा अपने लिए, कम से कम 1 घंटे तो निकालूंगा। जब नए भी हैं या फिर जिनको टाइम भी हो गया, 6 महीने, साल भर भी हो गया है, फोकस उनका किस में रहता है? स्ट्रेंथ को लेकर सब कहते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ानी है और स्ट्रेंथ पर फोकस, और वही एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो कितनी जरूरी हर तरह की एक्सरसाइज होती है? मेन फोकस स्ट्रेंथ पे रहता है कि वो स्ट्रेंथ ही करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं। करना ये चाहिए कि उनको फिटनेस के हर एक कंपोनेंट पर का ध्यान रखना चाहिए। लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वार्म अप करना चाहिए, उसके बाद में मोबिलिटीज़ करना चाहिए,
फिर अपना जो मैन स्ट्रेंथ वर्कआउट होता है वो करना चाहिए, एंड लास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो करना चाहिए। ये 500 कंपोनेंट कवर करने चाहिए हर एक एक्सरसाइज सीजन में, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे एडवांस हो, चाहे इंटरमीडिएट हो। ये 500 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सभी को करने चाहिए। और अगर किसी एक पर ही कोई ज़्यादा फोकस करता है तो क्या उसके कोई डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं है, बाकी पीपल पे वेरी करता है कि किसी को स्ट्रेंथ बढ़ानी है, किसी को मसल बिल्ड करना है, किसी को एंड्योरेंस के लिए वर्कआउट करना है। तो जो बीच वाला पार्ट होता है आफ्टर मोबिलिटी एंड बिफोर स्ट्रेचिंग, तो वो सबका अलग अलग वेरी करता है। जो नया न्यू कमर होता है उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए? अगर कोई आपको सुन रहा है, देख रहा है और वो समझना चाहता हो तो वो चीज़ें क्या होंगी? मैम सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है रेगुलर आना। ठीक है। हाँ। हम लोग का जो फर्स्ट एंड फॉल है उसको हम लोग कोशिश ये करते हैं कि रेगुलर जिम आओ पहले तो, कि ये सारा बात का मंत्र है कि आपको जिम वर्कआउट कैसे करना है या डाइट कैसे लेनी है, ये बहुत सेकेंडरी पे थॉट पे जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉल सबसे पहले आप अगर जिम ज्वाइन करते हो कोई अच्छा सा जिम ज्वाइन करना चाहिए फर्स्ट, और आपको एक ट्रेनर के अंदर ही गाइडेंस करना चाहिए। ये चुने कैसे कि कौन सा अच्छा है? मैम ये चुनना बहुत इजी होता है। हाँ, इसमें इतना ज़्यादा नहीं होना होता है। आप सबसे बड़ा अगर आप कोई बिगिनर हो तो आप कहीं ना कहीं पढ़ से या यूट्यूब से या कहीं से पढ़ के ही कोई जिम में जा रहा है आजकल। जो सर्चिंग और पीपल हैं जो सर्च करके ही जिम में जाते हैं, तो आप सबसे बड़े जाके किसी भी ट्रेनर हो या मैनेजर हो या ऑनर हो उससे जाके आप 5-10 मिनट काउंसलिंग करें आप अच्छे से, कि देखना चाहते हैं वो आपको मेंबरशिप बेच रहा है या अपने मेंबर जिम में आपको बुलाना चाह रहा है। 2 रीज़न होते हैं इसके। अगर वो मेंबरशिप बेच रहा है तो फोर्सफुली बहुत ज़्यादा जाएगा आपके पास कि नहीं आप आओ मेरे जिम में आओ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब बहुत गलत थॉट है। अगर उसने ये बोला नहीं मैं आपकी फिटनेस को बहुत अच्छा कर दूंगा, आपका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है उसको भी अच्छा करूंगा, और सेकेंडरी आपका जो लाइफ रूटीन है उसके ऊपर ज़्यादा काम करूंगा। हम लोग हमेशा ऐसा ही काम करते हुए आए, मुझे 15 ईयर्स हो चुके हैं इस लाइन में फिटनेस में, तो मेरा यही कॉन्सेप्ट रहता है कि सबको सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉल जिम में आओ, डाइट का बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर आप डाइट में किसी के पास अगर आज आप भी जिम में आ रहे हो मैं आपको डाइट लिख के दे दूँ सेकेंडरी कि मैम ये लिखाना है ये खाना है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे वर्कआउट करना था या मुझे डाइट लेनी थी, या मैं तो कंफ्यूज हो कौन से जिम में मैं जाके करूँ। तो फर्स्ट एंड फॉल ये है कि आप सबसे पहले सब जिम आओ, अच्छा सा जिम ज्वाइन करो, कोई सा भी अच्छा हो वहाँ जिम ज्वाइन करो, एक ट्रेनर लो, उससे अच्छे से काउंसलिंग करो, 10 से 15 मिनट काउंसलिंग करके वर्कआउट अपना रूटीन बाय रूटीन धीरे धीरे, बहुत धीरे कॉन्सेप्ट, बहुत लंबी लाइफ है, धीरे धीरे लो, फास्ट एंड फ्लो मत जाओ कि प्रोटीन ले लिया या कुछ और भी ले लिया। आपने एक बात कही कि लोगों के जहन में होता है ना कि अच्छे जिम में जाओ। जी मैम। मैंने पूछा था कि अच्छा जिम कैसे वो करें, जिम में भी तो आपस में कंपटीशन होता है, बिल्कुल तो होता ऐसे में मेंबरशिप भी तो बहुत जरूरत है कि जब हम जाते भी तो पूछते हैं कि कितने मेंबर्स हैं आपके यहाँ, उसका भी बहुत असर पड़ता है कि इतने सारे लोग आते हैं, यानी इनकी पसंद है ये और इसलिए वो जिम में है। तो आप लोग के लिए मेंबरशिप भी तो ज्यादा होना, ये टास्क आप लोग का भी तो होता होगा। होगा। हम लोग का सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं मैम, ज्यादा मेंबरशिप हो और रिन्यूअल ज्यादा हो। मेन सक्सेस आपका रिन्यूअल पे। मैम जो नया बंदा आया है वो नहीं जानता है कि जिम है क्या, वो किसी के थ्रू आया है कि आप ये वाला जिम है आप यहाँ जाओ, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। ये कि नहीं कि बहुत ज़्यादा उलझा दिया उसको, माइंड से डिस्टर्ब भी हो गया कि आपने फर्स्ट फिर वो सोचे कि यार अब तो साल भर की मेंबरशिप है तो फंस तो गए, अब 1 साल बाद देखेंगे, एक साल पता बाद पड़ा वो देखेंगे, स्किप कर गया, वो निकल गया, एग्जिट हो गया, ऐसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिम तभी पास होगा जब वो आपके रिन्यूअल भी बढ़े, वो बना रहे जो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुणाल राठी, फीमेल को लेकर, फीमेल का कितना रुझान जिम को लेकर बढ़ा है? क्या संख्या पहले से उसमें इजाफा हुआ है, बढ़े हैं? उनका फोकस किस पर रहता है? देखिए करंट सिनेरियो में देखा जाए तो अभी पहले के मुकाबले काफ़ी फीमेल्स अपने वर्कआउट को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ध्यान देने लगे हैं। जिम्स में भी फोकस ये रहता है कि मेल्स के साथ साथ फीमेल्स का रेशो भी बराबर बना रहे। ऐसा नहीं है कि 10 फीमेल आती है 90 मेल्स आ रहे हैं। ज़्यादातर जिम्स में रेशो जो है फीमेल्स का इंक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले, और फीमेल्स अपनी हेल्थ को लेकर अभी कॉन्शियस होने लगे हैं। चाहे वो प्रेगनेंसी स्टेज देख लो, पोस्ट प्रेगनेंसी स्टेज देख लो, चाहे ओबेसिटी वाला सिंड्रोम देख लो। साथ ही साथ अभी करंट सिनेरियो में एक बड़ी चीज़ निकल के आ रही है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12, चाहे फीमेल्स देख लो मेल्स देख लो, सबके साथ में ये इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। प्लस फीमेल्स के साथ एक मेजर इशू आ रहा है PCOD का। तो उस कंडीशंस में भी डॉक्टर्स भी उनको सलाह देते हैं कि आप अपना वर्कआउट रूटीन स्टार्ट रखें, कंटिन्यूसली रखें, वो चीज़ बताते हैं। तो मेरा ये मानना है कि नाउ डेज फीमेल्स भी उतने इंटरेस्ट के साथ में वर्कआउट कर रही है जितने इंटरेस्ट के साथ में एज कम्पेयर टू मेल कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स सक्सेस में भी अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू मेल
फीमेल्स इस टाइम बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। कविश, एज अ कोच ट्रेनर क्या आप लोग के जहन में रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे उन्हें समझाएं? क्योंकि देखिए फीमेल है, दिमाग भी बहुत चलता है, सवाल भी बहुत होते हैं और जल्दी स्विच भी कहीं और करता है, तो ये एक मानसिकता ऐसी होती है। तो मैं वो समझना चाहूँगी, एक्सपीरियंस आपका क्या कह रहा है ऐसे लेकर? मैम ओवरऑल तो क्या होता है कि फीमेल्स को ओवर थिंकिंग बहुत होती है, हर चीज़ में डाउट होते हैं। चीज़ें ये भी होती है जल्दी रिजल्ट लेने के लिए वो स्विच भी कर लेते हैं। सबसे पहले कोच का काम यही होता है कि आप फीमेल का लाइफस्टाइल समझो, उनको प्रॉब्लम्स किस किस चीज़ में आ रही है और इसका रीज़न क्या है, उस चीज़ पे करो। उनके लिए वर्कआउट कौन सा सुटेबल रहेगा, वो चीज़ें रहेगी। फीमेल्स के मन में एक डाउट और भी रहता है मैम, फीमेल्स बोलती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे सर मेल जैसी बॉडी हो जाएगी। भाई ये कंपैरिजन कौन बताएगा? ट्रेनर या जो आपकी कंसल्टेंसी ले रहा है वहाँ पे वही बताएगा, वो उनको गाइडेंस करेगा उन चीज़ों में। बट बेसिकली फीमेल्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे ज़रूरी है, वो उनको समझना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा, तब जाके फीमेल्स है जो रेगुलर रह पाएगी, स्विच नहीं करेगी, आपकी कंटिन्यूटी उसमें रहेगी, उनको गोल भी अचीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ को लेकर। लेकिन एक ये भी इशू आता है कि अब ट्रेनर तो फिक्स है कि अभी उसको पता है कि इनकी अभी स्टेमिना कितना है, अभी कब तक ये करना है, इसके बाद हम चेंज करेंगे। लेकिन कुछ टाइम में लगता है कि यार वही रोज़ कराते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो कुछ चेंज करके कराओ, कुछ अलग कराओ। मतलब एक ट्रेनर से डिमांड ये होती है, फिर आप चाहे नॉर्मल वे में जनरल आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो या आप पीटी ले रहे हो, इसे कैसे मैनेज करते हैं? आपका मैनेजमेंट इसमें कैसा होता है और कैसे सामने वाले का माइंड आप सेट करते हो कि ऐसा नहीं है या क्या जरूरी है? नहीं, सबसे पहले तो 4 वीक का प्लान रहता है हमारा, कि सबसे पहले वीक में हम देखते हैं उस चीज़ के अंदर कि फर्स्ट वीक में इनका स्टेमिना कितना है, इनको कौन सी एक्सरसाइज हेल्पफुल रह रही है। हमारा प्रॉपर स्ट्रेंथ पे नहीं रहता है फीमेल्स के ऊपर भी, उसमें ये रहता है कि हम स्ट्रेंथ के साथ साथ में उनको योगा क्लास भी प्रेफर करते हैं कि आप योगा भी करो, उनको HIIT पे भी लेके चलते हैं, उनको मोबिलिटी पे भी लेके चलते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनको वो फन भी फील करे, थोड़ी कैलोरीज भी बर्न हो जाए, तो उस वजह से क्या होता है 4 वीक के बाद में हम उनको स्ट्रेंथ पे डालते हैं। स्ट्रेंथ पे भी एकदम नहीं डालते हैं, उसमें भी 3 डेज का प्लान रहता है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को स्ट्रेंथ रहेगी आपकी, बाकी डेज आपकी अलग अलग एक्टिविटी रहेगी। फीमेल क्या करेगी, जब फन करेगी उनको लगेगा कि यार हम चलते हैं जिम में, यहाँ फन भी हो रहा है, एक्टिविटी भी हो रही है, उस चीजों में वो क्या है मैम रेगुलर रहेंगे, वो इंटरेस्ट रहेगा, रेगुलर रहेंगी। और दूसरी चीज क्या होती है मैम, सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट फीमेल को जिम में सेफ फील कराना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है। उनके माइंड में ये चीज रहता है कि क्योंकि रेशो क्या होता है, जनरली जो फीमेल्स होती है वो दिन में आना प्रेफर करती है, मॉर्निंग इवनिंग में तो वैसे रहता है कि क्राउड ज़्यादा है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मेल रेशो ज़्यादा होता है। वहाँ डिपेंड करता है कि आपकी जिम की मैनेजमेंट कैसी है, आपके ट्रेनर्स कैसे हैं, वो एक फीमेल को कितना सेफ फील करवा रहे हैं। सेफ फील करवाओगे, वो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेंगे कि आप अदर फीमेल्स को कि आप भी उस जिम में जाओ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है मैम, सेफ फील करवाओ आप फीमेल को। सत्या, एक अभी हम बात भी कर रहे थे कि कोई नया बंदा पहुंचा, जिम का माहौल है, हमें पता चला ये बहुत अच्छा जिम, मैंने पूरी रिसर्च की और एक जिम में पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ का माहौल भी अच्छा है, क्योंकि जब कोई नया जाता है तो ट्रेनर भी बहुत अलर्ट रहते हैं, ट्रेनर भी एकदम कि आज कोई सिखा रहा है, कल कोई सिखा रहा है, हर कोई बताता है करता है, और हफ्ते 10 दिन में आपको कोई एक ट्रेनर नोटिस होता है कि यार ये अच्छा कर रहा है, फिर उसको हर कोई ये कहता है कि आप पीटी लो, पीटी लोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। ये पर्सनल ट्रेनिंग के लिए इतना इंसिस्ट करना ये ज़रूरी होता है या फिर इसके पीछे का क्या मकसद, मोटिव क्या है? दो टॉपिक बात करेंगे हम। पहला, हमें जिम कैसे चूज करना है, दूसरा हमें पीटी लेना है या नहीं लेना है। ठीक है। जिम चूज करने का एक बेसिक फार्मूला है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी और पर्टिकुलर आपके लिए भी। आप जब भी जिम जाएं तो जिम में जनरली ये होता है कि हमारे पास ये फैसिलिटीज हैं, ये इक्विपमेंट है, ये कार्डियो है, ये फ्लोर है, ये ट्रेनर है। फिर आप पूछते हैं एज एन यूजर, आपका मतलब एज एन यूजर, हमारे दर्शक जो यूजर है पूछते हैं कि अच्छा पैसा कितना है। तो ये एक कल्चर चला रहा है जो कल्चर ही गलत है, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे पैसा नहीं, आपको ये पूछना है और ये समझना है कि क्या क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सर आपका फिटनेस हिस्ट्री क्या है, आपको पहले कभी इंजरी हुई है क्या, आपने कभी फिटनेस ट्राई किया है क्या, दैट मींस आपका जो प्रॉब्लम है उसको टॉप ऑफ द माइंड में लेके आ रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग आपके प्रॉब्लम की, वो आपको फीचर्स नहीं बता रहा है, वो एक्चुअली आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपकी जर्नी को समझना चाह रहा है। तो आप जब भी किसी भी जिम में जाएं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, आप ये देखें कि क्या वो फीचर बता रहा है या वो मेरे पेन पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है कि मेरा जर्नी क्या है, मैंने कभी ट्राई किया कि नहीं किया, जिससे मेरे जो इश्यूज हैं टॉप ऑफ द माइंड में आए, फिर वो कोई सोल्यूशन मुझे बिल्ड करके दे रहा है हाथों हाथ कि मैडम आपका ये प्रॉब्लम है या सर आपका ये प्रॉब्लम है, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये तो वह हमारा पहला कि हमको जिम कैसे चूज करना है, कि हमें जो काउंसलर से ये देखना है इज ही टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। सेकंड,
पीटी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए ऐसा है, कोई भी काम हम करें तो बिना जानकारी और बिना समझ के नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा शरीर है ये बहुत प्रेशियस है, ये हम ऐसे ही जाके इसको बिना जानकारी के और बिना समझ के किसी को दे दे। लोगों को लगता है कि यार जिम वाले जो है उनको बहुत पीटी बेचना है, उनको रेवेन्यू बनाना है, इसलिए वो पीटी की बात करते हैं। इसमें मेन पॉइंट ये है कि जब कोई आदमी जो बिल्कुल न्यू कमर है, इसको अगर आप पता है, आपको आपकी नॉलेज है तो आप करिए। अगर आपको नहीं पता है, आप जाके खुद से करेंगे तो उससे 2-3 चीजें होती हैं। पहली होती है आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, है ना। दूसरा होता है आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता आपके मसल का मूवमेंट क्या है, आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी काम करना चाहिए, आपको क्या मोबिलिटी पे काम करना चाहिए। तो जब दोनों चीजों में से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको इंजरी हो जाएगी तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। दिस इज द रीजन कि यही फेलियर है कि लोग कंटिन्यू जिम में नहीं काम कर पाते। तो आपको भी इसमें आंसर मिल गया होगा कि आपको फॉर ए टाइम तो एक एक्सपर्ट चाहिए जो आपको बता सके। उससे क्या होगा, वो आपकी कंटिन्यूटी बना देगा। जैसे एक हमारे यहाँ पर 1945-60 डेज का एक हमारा हैबिट बिल्डिंग और ब्रेकिंग प्रोग्राम होता है कि कोई भी आदमी आके अगर 19 दिन तक कोई किसी काम को रेगुलर करता है तो वो 19 दिन, 45 दिन और 60 दिन तक अगर हम किसी काम को कंटिन्यू करते हैं तो हमारी हैबिट बिल्ड हो जाती है। तो हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए एक ट्रेनर को अपने साथ रखते हैं तो वो आपका एक हैबिट बिल्ड कर देता है। और उसके साथ साथ आपको सारे मशीन्स, जिम का एनवायरनमेंट और आपको जाने के लिए कि आप रेगुलर जाएं और एक जगह बना देता है जहां आप रेगुलर जाना या वेलकमिंग फील करते हैं। तो हमारा मानना ये है, नॉट एज एन जिम ऑनर और फिटनेस एक्सपर्ट, एज एन इंडिविजुअल, कि आपको इनिशियली फॉर अ वाइल एक एक्सपर्ट लेना चाहिए जो हैंड होल्डिंग करके देगा आपको, और वो हैंड होल्डिंग आपका एक माहौल बना देगी, आपको मशीनों की अंडरस्टैंडिंग पैदा कर देगी, आपके वहाँ पर 4 फ्रेंड्स बना देगी ताकि आप रेगुलर आ सकें, और जो एक फॉर एवर प्रॉब्लम है जिम बार बार छोड़ देने का, उसको सॉल्व कर देगी। अगर कोई मेंबरशिप लेकर वहां पहुंच रहा है एक जिम में और वो पीटी नहीं ले रहा है, तब भी तो जिम्मेदारी वहाँ जिम की, वहाँ ट्रेनर की, कोच की होती है। उसको लेकर कितनी जिम्मेदारी होती है? क्योंकि पीटी को लेकर तो बहुत कॉन्सेंट्रेट और बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन एक अदर बंदा जो फिटनेस के लिए वहाँ पर पहुँचा है, वो आपके जिम का मेंबर है, उसको लेकर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं? एज एन इंडस्ट्री पीपल, जब भी हम कोई जिम लगाते हैं, हम तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, तो हम बिल्कुल SOP सेट करते हैं कि हमें सबको कैटर करना है। हमें पता है कि सब तरह के लोग आएंगे, सबकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है कि जब भी कोई जिम में आता है तो हम उसका असेसमेंट करते हैं, उसके जो भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस है उसको समझते हैं, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है उसको समझते हैं, उसके हिसाब से वर्कआउट कार्ड बनाते हैं, और वर्कआउट कार्ड के साथ साथ जनरल ट्रेनर इशू करते हैं जो उसको पर्टिकुलर उसकी जर्नी में सहयोग देता है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जनरल ट्रेनर आपको 10-15 लोगों के साथ ट्रेनिंग दे रहा होता है, और पर्सनल ट्रेनिंग में 1-to-1 आपको ट्रेनिंग मिल रही होती है, या ग्रुप ट्रेनिंग में 1-to-3 या 1-to-4 आपको ट्रेनिंग मिल रही होती है। तो वो जो पूरे 45 मिनट से वो सिर्फ आपके हैं उस ट्रेनर के, और वो आपको पूरी तरह से फोकस करके कर रहा है। तो ये थोड़ा फर्क हो जाता है कि उतनी ज्यादा टेंशन भी ये हो जाती है। रजत, मेरा सवाल भी, क्योंकि हम डाइट को लेकर भी बात कर रहे थे, और एक चीज और जो बातचीत में सामने आई कि हम जब डाइट या एक्सरसाइज सब करते हैं, फीमेल को लेकर भी बात आई, हेल्थ इश्यूज होते हैं तो भी हमको लगता है कि यार फोकस रहे, डाइट का भी है। और ये एक बात देखने को अभी जो आपने भी जिक्र किया, विटामिन D3 और B12, इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा, और खासतौर से जो वेजिटेरियन है, तो क्या उन लोगों के लिए भी, अब वेजिटेरियन यानी कि आपके खाने से, फूड से उतना नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए भी क्या सप्लीमेंट्स, और इनफैक्ट जिसका बहुत ज्यादा लो हो जाता है उसको इंजेक्शन भी डॉक्टर कहते हैं कि आपको लेना पड़ेगा। ये ऐसी स्टेज क्यों बन जाती है और इससे निकला कैसे जाए? देखो, इस पर कितना फोकस होना चाहिए, हम कितना सीरियसली इसको लें? देखो, ये अगर हम पर्टिकुलरली से विटामिन D की बात करें तो ये रीज़न है कि लाइफस्टाइल वाला जो प्रॉब्लम है, ठीक है। लाइफस्टाइल, अब विटामिन D सबसे पहले हम समझते हैं हमें मिलता किससे। विटामिन D यूजुअली हमें मिलता है सनरेज से, सूरज से हमें मिलता है, बट हमारा सन एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है आज की तारीख में। क्योंकि अगर हम कार में बैठ रहे हैं तो हम AC ऑन कर रहे हैं, हम घर में जा रहे हैं तो हम AC ऑन कर रहे हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं तो हम AC ऑन कर रहे हैं, हम अगर बाहर भी निकल रहे हैं तो हम सनस्क्रीन लगा के बाहर निकल रहे हैं। देयर इज नो एक्सपोजर टू सन हमारी स्किन के यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, अगर मैंने यहाँ वॉच पहनी है, अगर मेरा सन का एक्सपोजर यहाँ तक है तो मुझे यहीं पे ही विटामिन D एब्जॉर्ब होगा, पूरी बॉडी में वो कहीं पे भी विटामिन D एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन D का जो मेन सोर्स है वो सन है। अब जब सन एक्सपोजर ही कट गया है हमारा, तो विटामिन D से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। मे बी बोन रिलेटेड इश्यूज होना स्टार्ट होना, मसल रिलेटेड इश्यूज होना स्टार्ट होना, हार्ट रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट होना, बैक पेन होना, लोअर बैक पेन होना, नी पेन होना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है हमें बिकॉज ऑफ विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से। जब हम फूड सोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे पास वेजिटेरियन में विटामिन D के एज सच कोई मेजर फूड सोर्सेज है ही नहीं, तो आपको अल्टीमेटली सप्लीमेंट पे जाना ही पड़ते हैं। तो जैसे हमने लास्ट में आपने मुझसे पूछा था, मैंने तब भी ये बोला था कि एक बेसिक ब्लड प्रोफाइल टेस्ट कराना साल में एक बार सबके लिए मैंडेटरी है, वो आपको कराना ही चाहिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपके विटामिन D या B12 के लेवल्स क्या आ रहे हैं। तो क्या ट्रेनर और जो फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं वो भी इसमें एक्सपर्ट होते हैं कि जो आपकी रिपोर्ट आई है उस अकॉर्डिंग क्या जरूरी है क्या नहीं, या हम किस दिशा में इनको सजेस्ट करें? देखो,
इंडस्ट्री में ना दो चीजें चलती है, पहला होता है फार्मा ग्रेड प्रोडक्ट, दूसरा होता है न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड प्रोडक्ट। फार्मा ग्रेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही रिकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज दोज आर बेसिकली मेडिकेशंस। ठीक है, मेडिकेशंस आपको बीमार होने के बाद रिकवरी में हेल्प कर रही है, ट्रीट कर रही है उस चीज को। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कोई भी क्लिनिकल डाइटिशियन आपको रिकमेंड कर सकता है, कोई भी एक अच्छा फिटनेस एक्सपर्ट आपको रिकमेंड कर सकता है। तो अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड विटामिन डी या B12 सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो किसी भी अच्छे क्लिनिकल डाइटिशियन या फिटनेस एक्सपर्ट के गाइडेंस में आप ले सकते हैं। बिल्कुल। दीपेंद्र, अब मोटिव तो हमारा है जिम जाना, एक्सरसाइज करना, और वो कुछ एक्सरसाइज कहते हैं कि मुझे मशीन में इंटरेस्ट नहीं है इतना, मुझे फ्लोर एक्सरसाइज कोई कराए तो मेरे लिए मुझे वो सजेस्ट, वो कितना ज़रूरी हो जाता है? क्या वाकई में हम फ्लोर की भी हर एक मशीन में जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका ऑल्टरनेटिव फ्लोर एक्सरसाइजेस होती हैं? जी मैम, बिल्कुल होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मशीन ही यूज़ करो, फ्लोर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारी होती है। लाइक कुछ एरोबिक्स एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, HIIT हो जाती है। तो यही है कि जिनको इंटरेस्ट नहीं है मशीन से करने में, हाँ उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है अपने पास, तो फ्लोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। और अगर फ्लोर एक्टिविटी जिम में जाके वो कर रहे हैं, वो चीज़ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद अगर वो घर में भी उसी रूटीन को फॉलो करें तो ऐसा उसमें कोई नुकसान तो नहीं? बिल्कुल नहीं है। आप अगर फ्लोर एक्टिविटी कर रहे हो तो आप जिम जाके कर रहे हो या फिर घर पे कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। बट ये कि आप अगर आप जिम जा रहे हो तो वहाँ पे एक अपना एक डिसिप्लिन बनता है, एक रूटीन बनता है, उस आप रूटीन को फॉलो करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है वहाँ जाके करना। ये बात आपने ठीक कही शारिक, क्योंकि बहुत सारे आप लोग के पास भी आते होंगे क्लाइंट्स या फिर जो न्यू कमर हो या जो एक्सपर्ट भी हो, वो कहते हैं हमें पता है आप मुझे रोज़ सिखा रहे हो, मुझे पता है ये ऐसे करना है, मैं जिम में कर लेती हूँ लेकिन मैं घर में मुझसे नहीं हो पाता। उसका रीज़न क्या आपको लगता है कि क्या वो माहौल ज़रूरी है? क्योंकि माइंडसेट तो है सामने वाला कि मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है। जैसा आपने बोला कि माहौल ज़रूरी है, कर तो सकता है, हर इंसान कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि विदाउट इक्विपमेंट से वर्कआउट नहीं हो सकती। मशीनरी अभी आप लेते हैं 5 to 6 years देखोगे तो ज़्यादा एड ऑन हुई है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देखो तो डॉक्टर भी ज्यादा यही बोलता है कि आपको इस प्रोफेशन में 15 इयर्स हो गए, 15 इयर्स हो चुके हैं। अब मैं 15 साल पहले अगर जाऊं, हाँ बिल्कुल, जब आपने शुरू किया, जब उस वक्त और उस वक्त से आज के में 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताइए जो आपको लगता है बहुत फर्क आया है। मैम सबसे ज्यादा फर्क ये आ गया है कि इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई। जैसे सर ने बोला पर्सनल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा जाना चाहिए क्योंकि एक एक्सपर्ट जो बताता है वो एक्सपर्ट बताता है, मगर उस टाइम पे अगर हमारे टाइम की बात करें तो उस टाइम कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं थी। 100 लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो एक ट्रेनर उन 100 लोगों को संभाल रहा है, तो वो भी ट्रेनर था। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक बात बोली थी कि जिम अच्छे के मतलब, जिम अच्छा किसको बोलते हैं? जिम अच्छा मतलब ट्रेनर अच्छा। अगर आज कोई भी सरवाइव कर रहा है जिम को लेके तो ट्रेनर अगर अच्छा है तो जिम सरवाइव कर रहा है। लेकिन जिम भी आज का स्टैंडर्ड क्लास ये भी बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं और इसी वजह से आप लोगों में भी कंपटीशन होता है कि हम रूटीन में हमारे पास इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं, या आप लोग भी देखते हो कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है तो हम उसको अपने यहाँ हायर कर लें। जैसे हर इंडस्ट्री में होता है, काम बेहतर करना या फिर जिसका नाम है उसको अपने साथ जोड़ना ताकि उसका बेनिफिट मिले। दूसरा, अलग अलग क्लासेस आप लोग चलाते हैं कि योगा क्लासेस 1-1 घंटे की सुबह 3-4 क्लासेस अलग अलग होती है, अलग अलग दिन में होती हैं। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि एक तरह से चीज़ें करते करते कोई बोर ना हो। मैम जैसे लास्ट कविश जी ने बोला कि फन बहुत ज़रूरी है, आप बोर मत हो, आपको माइंड सेट नहीं हो कि आज मुझे चेस्ट करना है, कल बाइसेप करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे सर ने बोला कि ट्रेनर की जो पहचान होती है ना, काउंसलिंग मेन है। अगर उसने 10-15 मिनट के लिए कुछ आपसे पूछा नहीं ना तो मेरी नजर में वो ट्रेनर ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और रही मोटिवेशन की बात, अकेले वर्कआउट करने की बात, एज ए फीमेल को मैम आज की जो रूटीन है वो बहुत ज्यादा स्टक हो चुकी है। दिन भर का काम रहता है, वो तो उस रूटीन में से वो जिम आती है और जिम में हम उनको वर्कआउट कराते हैं। जब तक कि आप उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दोगे तो वो आपके जिम में क्यों आएगी? सही है, ये तो है कि और हम लोग जैसे सर ने बात करी, आजकल जो मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं ज्यादातर फीमेल में आ रहे हैं। आप किसी में देख ले, PCOS, PCOD बहुत कॉमन है, अब हर किसी में उठा के देख ले। लाइफस्टाइल चेंज हो गई इसलिए हो गया क्योंकि हमने ध्यान बहुत दिया। लास्ट हमारे एक एडमिशन हुआ है लास्ट 30 डेज पहले कि 135 kg वेट है उनका, 135 kg वेट, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हाई पहुंच चुके। मैं पतला नहीं कर सकता 1 ईयर्स में, मैं क्या इवन कोई भी नहीं कर सकता, वेजिटेरियन है वो।
ऐसा नहीं वेज में सोर्सेज नहीं, सोर्सेज बहुत है, खाना बहुत पड़ता है, नहीं कर सकते। बट हाँ, उनको मोटिवेशन जरूर कर सकते हैं, मैम आप हो जाओगे, 100% हो जाओगे, आप जिम आओ, आप होगे जरूर। धीरे धीरे तो फर्क पड़ेगा, ये है कि उसमें वक्त लग सकता है। नहीं, जैसे सर ने बोला, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा जो लाइफ रूटीन है ना, अगर हम उसको अपने आप ठीक करेंगे, कुछ ही नहीं करना है मैम, करना कुछ भी नहीं। अगर एक एक्सपर्ट ट्रेनर आपको सिर्फ ये लिख के दे दे, आपका ही खाना आपको टाइमिंग पे लिख के दे देगा, तो मैं कह रहा हूँ आपको 30 डेज में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपका माइंड सेट हो गया कि मुझे 10 बजे सर ने बोला है कि पानी पीना है और 1 बजे मुझे लंच करना है, तो वो 1 बजे ही करना है, वो आप 3 बजे लंच नहीं करोगे। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर भी बोलते हैं, डाइटिशियन भी बोलते हैं, एक्सपर्ट ट्रेनर सब बोलते हैं कि पानी बहुत पीना चाहिए, पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो, और पानी हमारे पास अवेलेबल होता है बहुत ईजिली, लेकिन हमसे वो भी नहीं पिया जाता। पानी ऑब्वियसली बात है, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। 70%। अच्छा, और एक मिथ ये भी है कि ज़्यादा पानी पी लो तो भी नुकसानदायक है, क्या वाकई में ऐसा होता है? तो रजत, इस पर एक जवाब सर। अगर आप पानी कम पी रहे हो, जैसे सर ने बोला कि 70 to 72% हमारी बॉडी इज वाटर ओनली, सो योर बॉडी बेसिकली नीड्स वाटर। और कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि आपको पर 10 kg पे 400 ml पानी पीना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको रफली 2.7 के आसपास आपको पानी पीना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। बट अगर हम ओवर एक्सर्शन करते हैं, लेट्स से यू आर अ सेडेंटरी, आपकी कोई फिजिकल लेबर नहीं है, कोई स्वेटिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता आपको, और आप अननेसेसरी बैठे बैठे 4, 4.5, 5 लीटर पानी पी रहे हैं, तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम होगा। बिकॉज ऑफ दैट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, विच इज सोडियम पोटेशियम, और जब एक्सेस ऑफ सोडियम पोटेशियम लॉस होगा तो इनफैक्ट ब्रेन फॉग होने तक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप एक्सेस ऑफ वाटर कंजप्शन करें तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, कम पानी कंजप्शन करें तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, मॉडरेट अमाउंट में पानी कंजप्शन करें दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। एक और जानना चाहूंगी मैं कुणाल आपसे कि हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किसी को योगा पसंद है, किसी को, लेकिन जो रूटीन में कर रहा है, कोई भी फॉर्म कर रहा है, उसको फर्क भी दिख रहा है, उससे उसको फायदा भी हो रहा है। ये नहीं कह रहे कि सिर्फ जिम जाकर ही फायदा होगा, बट जो भी कर रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी है, आप रेगुलर कर रहे हो तो। लेकिन एक और चीज़ आती है, कई लोग ये कहते हैं कि यार मेरा रूटीन में रनिंग है, मैं इतने किलोमीटर वॉक और रनिंग करता हूँ, मुझे उससे बेनिफिट है, तो मुझे नहीं लगता कि जिम जाने की जरूरत है। तो क्या सिर्फ रनिंग, सिर्फ वॉक और एक रूटीन में हम करें तो क्या उससे भी फर्क पड़ता है, या वो सिर्फ हमारे फिटनेस में थोड़ी मददगार साबित होता है, वो सिर्फ हमारे रूटीन का हिस्सा होता है? अगर आप अपनी रूटीन में नॉर्मल वॉकिंग और कार्डियो जॉगिंग जो हम करते हैं, उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ वर्कआउट, थोड़ा बहुत योगा सेशन, मेडिटेशन, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में देखें तो सबसे ज़्यादा हर कोई कुछ काम का स्ट्रेस ले रहा है, कुछ फाइनेंशियली स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया। तो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हमें योगा मेडिटेशन की तरफ भी जाना चाहिए, सिर्फ वॉक करने से नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि इससे हमारा एक रूटीन बना रहता है, हम टाइमली उठ जाते हैं, क्योंकि वॉक करने दोपहर में 12 बजे शायद ही कोई मुझे लगता है जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग सब उठते हैं, वॉक करने चल जाते हैं, तो हमारे को क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ा सन एक्सपोजर भी अच्छा मिल जाता है, प्लस हमारे को ऑक्सीजन बहुत अच्छा रहता है मॉर्निंग में, तो हमारी प्योर ऑक्सीजन भी हमारे को मिल जाता है, तो डेफिनेटली वो अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप अपने वर्कआउट रूटीन को अगर उसके साथ में एड ऑन करके चलें, प्लस अपना डाइट न्यूट्रिशन को बैलेंस करके चलें, तो आप अपनी बॉडी में एक अच्छे चेंजेस देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिम में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या जिम की तरफ से कभी मेंटल हेल्थ या ओवर एक्सरसाइजेस जो करते हैं, या फिर इसके बेनिफिट है नहीं है, इन सब टॉपिक पर भी क्या कभी बातचीत होती है? क्या कोई चर्चा या कोई ऐसे प्रोग्राम्स आप लोग रखते हैं? मैम वो डिपेंड करता है जिम्स पे। हाँ। सब कोई महीने में करता है, कोई 3 मंथ्स में करता है। आप अपने जिम का ही बताइए। मैं जिम का बताऊं तो हमारे बेसिकली जब स्टार्टिंग में कोई भी आता है ना, जैसे सर ने बताया, स्टार्टिंग में आते ही हम उनका लाइफस्टाइल, रेट क्या है जिम का, मेंबरशिप बेचनी है नहीं बेचनी है, उनका ओवरऑल रहता है। हम उनको लाइफस्टाइल पूछते हैं, उनकी सारी चीज़ें पूछते हैं, उनको ये भी बोलते हैं अगर आपको ये जिम नहीं पसंद आया बट आप जिम ज्वाइन करो, कोई भी ज्वाइन करो, अपने लाइफ, हाँ ज्वाइन करो, जरूरी नहीं है कि यही करो, बट चीज़ें ये होनी चाहिए कि आप उस चीज़ में देखो। हमारे अंदर ये रहता है कि हम वीकली मेंबर्स के साथ में पर्सनली टच में रहते हैं, उनसे पर्सनली पूछते हैं। मैं हूँ, शारिक सर भी हैं, मैम भी हैं, वो पर्सनली टच में रहते हैं। मैं नहीं आऊँगा तो मैम पूछ लेंगे कि लाइफस्टाइल में क्या चल रहा है मैम, इन दिनों क्या स्ट्रेस हो रहा है, आप वर्कआउट क्यों नहीं कर पा रहे हो। फिर फॉलो ऑन्स रहते हैं कि डेली क्यों नहीं आ पा रहे हो आप, उसका भी रीज़न पूछते हैं। और फिर उसमें चीज़ में रहती है कि उसकी वजह से क्या होता है मैम, जो डेली जो रहती है कि डेली अपने स्ट्रेंथ कितनी रहती है, डेली फॉलो ऑन्स कितने रहते हैं उसके अंदर, वो क्या होता है, वो फॉलो आप लोगे, आप उन्हें इंकरेज करोगे, वो डेली की डेली आप बढ़ते रहेंगे उसके अंदर, वो रेगुलरिटी भी रहेगी। मैम स्टेप बाय स्टेप चलोगे आप। जनरली क्या होगा, जैसे सर ने बताया वो 135 kg वाले जो मैम थे, वो उनका लास्ट स्टेज आ गया, डॉक्टर ने भी बोल दिया, सारी चीज़ें बोल दी, तो वो जिम की तरफ स्विच हुए हैं।
वरना वो नहीं यही होता अगर है। वक्त रहते थोड़ा, जब अगर कॉन्शियस होते कि होता है ना, धीरे धीरे वेट हम वहां तक पहुंचते, एकदम से किसी का और फिर मैम एक माइंडसेट और होता है, आपको वेट बढ़ाने में टाइम लगा है, आपके अंदर कोई मेडिकल इशू है उसमें टाइम लगा है, बट क्या होता है कि 3 मंथ्स में मेरा इतना कम हो जाएगा, ये 6 मंथ्स में इतना कम हो उसको भी जाएगा, वक्त देना पड़ेगा, वो ठीक। क्या है, वो टारगेट नहीं लेते हैं। ठीक सबसे पहले ये नहीं होता कि 5 kg कम कर लूँ, वो ये सोचते नहीं 30 kg कम करना है, बट मैं 5 kg पे जाएंगे तो फिर 5 से 10 होंगे, 10 से 15 होंगे, तो उसमें क्या है उनको रहेगा। डेली गोल्स नहीं बना रहे हैं, वो 3 मंथ्स का गोल बना रहे हैं, 3 मंथ्स में हमें इतना कम करना है, तो वो क्या होता है उसमें फिर 3 मंथ्स में उतना नहीं हो पाता है, तो वो सोचते हैं नहीं। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, सत्या मैं एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, फिटनेस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिलता है इसे और एनकरेज करने के लिए, आम जन में एक थोड़ा जागरूकता को लेकर? क्या आपको लगता है कि उस फील्ड में भी गवर्नमेंट का सपोर्ट है या फिर आप लोग को साथ दो मिलता है? अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट ने की हुई है जो इनडायरेक्ट वे में हमें सपोर्ट करती हैं। एक तो फिट इंडिया करके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो खेल मंत्रालय में आता है, तो उससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है फिटनेस के प्रति, और नो डाउट जो बिल्कुल 0 था तो हम 0 से 1 की तरफ है, उसमें एक्टिविटीज़ होती है, हम लोग भी हमारे पेजेस पे भी, गवर्नमेंट अपने पेजेस पे भी उसको प्रमोट करती है। एंड सेकेंड, एक जो एज एन इंडिविजुअल बिजनेस ओनर और जो हमारे यूजर हैं उनको जो फायदा हुआ वो जीएसटी का हुआ है अभी, कि जो हमारा 18% स्लैब था वो 5% पे आ गया, तो दीज आर 2 गुड बेनिफिट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड बहुत सारा कुछ करने को बाकी है अभी, जिससे लोग और नए प्लेयर या नए बिजनेस ऑनर्स इस सेगमेंट में आए, अच्छी फैसिलिटीज बिल्ड हों ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले और लोग भी इसके प्रति जागरूक हों। तो गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट नीडेड है, बट हाँ ठीक है, कुछ नहीं था उससे एटलीस्ट 2 सहयोग हमको मिले, अप्रिशिएटेड है। वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, वरना ये टॉपिक तो ऐसा है कि उस पर बात करते रहे तो सुबह से शाम हो सकती है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, हम फिटनेस मंत्र की बात करते हैं, मंत्र तो आपको बहुत मिला होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप रील्स देख रहे होंगे, आप वीडियोस देखते होंगे, आपके अपने पसंदीदा एक्सपर्ट होंगे, आपके अपने पसंदीदा जिम होंगे, सब कुछ है, आपने मेंबरशिप भी ले रखी है। लेकिन वो कहते हैं ना, बाबा रामदेव भी कहते हैं कि योगा करने से होगा, तो सिर्फ योगा ही नहीं, आपको अगर एक्सरसाइज करनी है, आपको जिम जाना है, योगा करने हैं, कोई क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, डाइट आपको दी गई है उसे फॉलो करना है, तो वो भी सब करने से ही होगा। और मोटिवेट तो सब कर सकते हैं, करना आपको है, तो आज ही मन बना लीजिए। अगर अभी भी मन थोड़ा डगमगा रहा है या अभी भी आलस थोड़ा सा हावी हो रहा है, तो उसको साइड में करके एक बार कोशिश करिए, क्योंकि फिटनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो हॉस्पिटल, डॉक्टर इसके चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आप भी दूसरों को मोटिवेट कर सकेंगे। तो कम से कम ऐसी शख्सियत बनने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।